हमको पढ़ना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हमारा एक ऐसा पेंडुलम सा होता है, जब हम इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करा के अगर छोड़ देते हैं तो बॉडी ऑसिलेशन करती है, टू एंड फ्रो करती है, और इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। हमें इसका टाइम पीरियड निकालना होता है, जैसे हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम का निकालते हैं, ठीक वैसे ही। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, इसके टाइम पीरियड के दो तरीके हैं। एक तो है फर्जी तरीका जो आसान सा लगता है, और एक है रियल और जेन्युइन तरीका जो एनसीईआरटी यूज करती है और जो हम आपको बताएंगे। अब एक्चुअली क्या है बच्चे, देखो ऑसिलेटरी मोशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर ऑसिलेशन, एक होता है एंगुलर ऑसिलेशन। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गए? लीनियर मतलब कि बॉडी कोई लीनियरली ट्रेवल कर रही होती है, उसे कहते हैं लीनियर। और एंगल में ऑसिलेशन, एंगल चेंज हो रहा होता है तो उसे एंगुलर कहते हैं। तो हम अभी तक आपको पेंडुलम काफी बार यूज करते थे। पेंडुलम की ऑसिलेशन बच्चे एंगुलर ऑसिलेशन होती है, चाहे कोई भी हो। पेंडुलम अभी बताते हैं बच्चे, और आप खुद ही बताओगे कैसे होती है। और स्प्रिंग मास सिस्टम के ऑसिलेशन लीनियर ऑसिलेशन होती है। अब आप में से कोई बच्चा आंसर दे सकता है कि ऐसा क्या चीज है ये लीनियर ऑसिलेशन एंगुलर ऑसिलेशन का क्या मतलब हुआ? लीनियर में स्ट्रेट है, एंगुलर में देखो बच्चे, जिसमें बॉडी की लेंथ डिस्प्लेसमेंट जो होती है, पोजीशन चेंज होती है, लेंथ वाइज होती है, लीनियरली ऐसे, उसे लीनियर कहते हैं। जिसमें एंगल चेंज होता है, देखो ये वाला एंगल जैसे से बॉडी ऑसिलेट करेगी एंगल चेंज होगा, उसे एंगुलर कहते हैं। तो ठीक है यार, मतलब फर्क क्या होता है इन चीजों में, दोनों में क्या फर्क, आखिर फर्क किस चीज का? फर्क फॉर्मूले का हो जाता है बच्चे। इसमें रीस्टोरिंग फोर्स होता है, इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसी चीज है, समझ में नहीं आया। देखो जी, आपने पन्नी घुमाई है कभी कभार, लोग पन्नी ऐसे से घुमा देते हैं यूं, फिर छोड़ते हैं तो पन्नी फोल्ड होती है, अनफोल्ड होती है, उल्टा और घूम जाती है, वो भी एक ऑसिलेशन होती है, पता है आपको अच्छे से। मतलब मान लो आपकी कोई ऐसा फ्लेक्सिबल सी चीज हो, एक बार घुमाओ, कई बार ऐसे ही होती है चीजें फ्लेक्सिबल सी होती है, घुमाओ तो फिर वापस घूमेंगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर वैसे घूमेगी, वो भी क्या होती है, एक ऑसिलेशन होती है, पता है ना आपको अच्छे। वाइंड किया, फिर वो अनवाइंड होगी, फिर वाइंड होगी, फिर अनवाइंड होगी, फिर वाइंड होगी अपने आप, ये भी एक ऑसिलेशन होती है, ये भी एंगुलर ऑसिलेशन की ही फॉर्म में आती है। वहां टॉर्क काम करता है, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, घूम रही है ना, रोटेशन मतलब घूमना। जहां एंगुलर की चीज आ जाती है, एंगल चेंज हो रहा है, यूं घूमना, वहां टॉर्क काम करता है। जहां लीनियर चीज आती है वहां कौन काम करता है, फोर्स काम करता है। क्या फोर्स से ही टॉर्क होता है। तो आपको जब टॉर्क पढ़ा था ना हमने, तो बताया टॉर्क का फॉर्मूला RF sin phi होता है, तो फोर्स के बाद ही टॉर्क होता है। पर ध्यान रखना, टॉर्क उसको वापस लाता है। तो यहाँ पर बच्चे कहते हैं चलो सर ठीक है, अब इसके डेरिवेशन, इसका टाइम पीरियड की डेरिवेशन के दो तरीके हैं। कई टीचर इसको लीनियर मान के ही पढ़ा देते हैं और लीनियर तरीके से इसका टाइम पीरियड निकाल देते हैं। कई टीचर इसको सच में एंगुलर मानते हैं, जैसे एनसीईआरटी में एंगुलर माना है, और एंगुलर के तरीके से इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। तो हम रियल तरीके से ही चलेंगे बच्चे, एंगुलर ही मानेंगे और निकालेंगे एंगुलर। फिर फर्क क्या हो जाता है, देखो बच्चे फर्क कहाँ कहाँ होता है बताते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने निकाला था 2π√m/k, और हमने कहा था यही फॉर्मूला जो है इसमें m और k की वैल्यू पुट कर दो। यहां पर क्या फर्क होता है बच्चे, ये लीनियर में यूज होता है। वो तो ऑसिलेशन जो स्प्रिंग में था ना, बस टाइम पीरियड सबके लिए बताया था स्टार्टिंग में, उसी से तो मैंने बायनेंसी वाला बताया था ना, एक मग था, एक सिलेंडर था, उसको डुबाया था, यही फॉर्मूला यूज किया था उसके लिए भी ना, जहां क्योंकि उसकी भी ऑसिलेशन कैसी होती है, लीनियर होती है। अब एंगुलर में इसमें क्या चेंज हो जाएगा, m की जगह क्या हो जाएगा। देखो अच्छे, जब हमने रोटेशन मोशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो लीनियर मोशन में मास काम करता है वो रोटेशन मोशन में काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहां स्प्रिंग फैक्टर था, उसे इनर्शियल फैक्टर बोल देते हैं। यहां आप टॉर्शनल स्प्रिंग फैक्टर बोल लो या इनर्शियल फैक्टर बोल लो, के खैर के ही रहता है। तो समझ में आ गया अच्छे आपको, फॉर्मूला इतना सा फर्क हो जाता है। तो वहां हम क्या निकालते थे, के की वैल्यू निकालते थे, पुट कर देते थे। यहाँ पर भी हमको सेम करना है, जैसे हमने किस में किया था, जैसे हमने वो एक बॉडी को फ्लूइड में डिप किया था और वो ऑसिलेट कर रही थी। अब यहाँ पर क्या है बच्चे,
क्वेश्चन ये आता है ठीक है, जैसे मान लो ये एक बॉब है, ये इधर चला गया, इसको वापस कौन लाता है, वापस लाने का कौन काम करता है? यहाँ जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है या रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो ग्रेविटेशन की वजह से होता है। ग्रेविटी मतलब वेट, बॉडी का वेट नीचे जो लग रहा होता है। किधर लग रहा है वेट? नीचे, mg। ठीक है अच्छे। अब एक्चुअली क्या है अच्छे, वेट नीचे लग रहा है, वेट को रिजॉल्व कर देते हैं, कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। देखो अच्छे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इजी ही है। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। पता ना, ये प्रॉपर्टी होती है, पैरेलल लाइंस होती हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा। जब हम एक वेक्टर को तोड़ते हैं तो थीटा के साथ वाला कॉस हो जाता है। अगर ये mg है तो हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। बट हमको यहाँ cos थीटा से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है साइन थीटा से। बताओ अच्छे नैतिक, क्यों साइन थीटा से मतलब क्यों है? सर क्योंकि वो ऑस्लेशन वहीं पर ही जाएगी ना, क्योंकि वो ही उसको वापस खींच रहा है। क्या वापस आ, ऐसे आ जा, वापस आ, वापस आ, वापस आने का काम करे। ठीक है ठीक, वो ही उसको वापस लाने का कारण है। ऑस्लेशन में जरूरी है कोई बॉडी अगर आगे जा रही है तो उसको वापस लाया जाए, और वापस कौन ला रहा है? mg sin थीटा। ये तो फोर्स हुआ, बट हमें टॉर्क निकालना है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, जैसे हम यहाँ पर ये इक्वेशन यूज करते थे, k की वैल्यू कैसे निकालते थे? F = -kx। ये इक्वेशन बना करके k की वैल्यू निकालते थे। यहाँ पर कैसी इक्वेशन होगी? यहाँ फोर्स की नहीं, यहाँ टॉर्क की इक्वेशन होगी, k थीटा। अब ये कैसे आ गया? जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वो एंगुलर में टॉर्क करता है। वहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है। पता है ना अच्छे? स्ट्रेट लाइन में लीनियर होती है, डिस्टेंस सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, यहाँ एंगल में मेजर करते हैं। तो हमारी टॉर्क की इक्वेशन बनेगी। तो हम टॉर्क की इक्वेशन बनाते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? RF sin phi। ठीक है, तो रेडियस, फोर्स कितना है, सब निकालना है। तो रेडियस क्या होता है बच्चे? जैसे मान लो ये पेंडुलम है, इसकी लेंथ है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे टंगा हुआ है, तो बॉडी इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है यूँ। तो रेडियस क्या होगा बच्चे? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये L रेडियस हो गया, लेंथ ऑफ पेंडुलम। फोर्स कौन सा लें हम लोग? ये लें, ये लें, ये लें? हम ये लेंगे, क्योंकि ये फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? किसके लिए? ऑसिलेशन के लिए। ये रेडियस लिया है, बाकी फोर्स हम नहीं ले नहीं रहे, क्योंकि ये तो इसको तो रिजॉल्व कर दिया, इसके दो हिस्से हो गए, ये और ये हिस्सा वापस ला रहा है। अब ये रेडियस लिया अच्छे और ये फोर्स लिया है, तो ये आपस में कितने 90 डिग्री दिख रहा है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो अच्छा, एक्चुअली मैथ्स में कहते हैं जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा करीब करीब थीटा के बराबर होता है। खैर ये चीज़ अभी आप मुझसे नहीं पूछना, बट मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा कभी। तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? mgl साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा? थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है। अब बताओ, बच्चे पूछते हैं क्यों सर, कारण बताओ। देखो अच्छे, अगर बॉडी डिस्प्लेस हुई है तो बॉडी किधर डिस्प्लेस हुई है? इस साइड, इधर को। और इस पर टॉर्क किधर लग रहा है? इसको खींच के किधर ला रहा है? इस साइड। बॉडी इधर गई है, इसको वापस ला रहा है, तो अपोजिट है। तो हम बच्चे इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करते हैं, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करने से? बताना। माइनस, तो माइनस से माइनस हट गया, mgl। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि ठीक है k की वैल्यू आ गई, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखो बच्चे, बॉब बहुत छोटा सा होता है, एक पॉइंट मास सा होता है, छोटा सा मास होता है, और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रोटेशन पढ़ा था, mr² होता है। क्या होता है? मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ रेडियस किसके बराबर है? लेंथ। रेडियस कितना है? लेंथ के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? ml²। अब हम i की वैल्यू और k की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2π√ml mgl। m से m, एक l से एक l बच गया, क्या आ गया? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/g, जो कि हम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीका है बच्चे इसके डेरिवेशन का। ठीक है, जब हम लोग पेंडुलम के बारे में पढ़ते हैं तो दो चार चीजें और भी पढ़नी पड़ती हैं जो कि क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। एक होता है सेकंड्स पेंडुलम।
सेकंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, उसको हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। 2 सेकंड मतलब कि यहाँ से आता है यहाँ, फिर वापस आने में उसको कितने सेकंड लगते हैं? 2 सेकंड। 1 सेकंड इधर जाने में और 1 सेकंड वापस आने में, उसे कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना सेकंड हो? 2 सेकंड, उसे कहते हैं सेकंड पेंडुलम। नाम रख रखा है, बस नाम जानना है, ठीक है। बाकी ऐसा पेंडुलम अर्थ पे, मतलब जैसे हमें अर्थ पे बनाना है सेकंड पेंडुलम, तो उसके लिए करीब करीब 1 मीटर की लेंथ लेनी पड़ती है। मतलब इसका मतलब कि अर्थ पे अगर आपके पास एक पेंडुलम हो जिसमें आप 1 मीटर की लेंथ लो, तो वो सेकंड पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा। मतलब उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 सेकंड। अब आप कई बार बच्चे यहाँ पे पूछ रहे थे सर मास ऑफ बॉब को चेंज करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? कोई बच्चा बताएगा टाइम पीरियड में मास ऑफ बॉब का कोई असर होता है? टाइम पीरियड में क्या डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ स्प्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर है वो तो यही है। वो बात अलग है कि आप कहीं ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ, क्योंकि हाइट और डेप्थ के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? चेंज होता है। हमने पढ़ा है ना ग्रेविटेशन में। बट वैसे सेम रहता है, तो लेंथ पे डिपेंड करता है। 1 मीटर की लेंथ वाला ले लो, अभी आप खुद करके देखना घर पर। बॉब लगा देना, उसको ऑसिलेट कराना, 2 सेकंड में करीब वो वापस आ जाएगा और 2 सेकंड में उसकी टाइम पीरियड होगा। खुद करके देख लेना। इसे कहते हैं सेकंड पेंडुलम। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं बच्चे, एक पेंडुलम है वो लिफ्ट में है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट नीचे जा रही है, क्या टाइम पीरियड होगा? ऐसे केस में टाइम पीरियड होता है 2π√L/g इफेक्टिव। जो बच्चे हमने लिफ्ट वाले केस किए थे कि जब लिफ्ट अपवर्ड जाती है तो एक्सेलरेशन, ये नेट एक्सेलरेशन g+a हो जाता है और डाउनवर्ड में g-a हो जाता है। सेम सिनेरियो यूज होता है। अपवर्ड में ये और डाउनवर्ड में ये। कब पढ़ा था हमने? 5th चैप्टर में। लिफ्ट अपवर्ड जाती है, लिफ्ट डाउनवर्ड, वेट वाला पढ़ा था। वेट क्या होता है जब लिफ्ट, वेट ऑफ बॉडी क्या होता है जब लिफ्ट ऊपर जाती है? जब ऊपर जाती है तो g+a हो जाता है, नीचे g-a। फिर एक क्वेश्चन ये बच्चे, मान लो हमारे पास एक पेंडुलम है और इसके अंदर सैंड भर रखी है यहाँ पर, और सैंड धीरे धीरे गिर रही है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पे क्या फर्क पड़ेगा? अब बच्चे कहेंगे सर सैंड गिर रही है तो मास चेंज होगा। मास चेंज होने से टाइम पीरियड पे फर्क नहीं होना चाहिए। मास बढ़े या घटे हमको क्या मालूम। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये जो एल होती है ये कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? ये बॉब है, बॉब के सेंटर से लेके ऊपर तक, बॉब के सेंटर ऑफ मास से। बॉब का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर। मास तो चेंज हो या ना हो हम कोई फर्क नहीं, सैंड गिर रही है। बट क्या सैंड गिरने से लेंथ पे फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे बच्चे नहीं पड़ेगा। अच्छा मान लो आप एक जगह झूला झूल रहे हो, कौन सा झूला होता है वो यूं झूलते हैं बैठ के, स्विंग वाला, स्विंग झूले। आप उसमें बैठ के झूल रहे हो और खड़े होकर झूल रहे हो, क्या सेम सिचुएशन रहती है? चेंज दिखता है आपको? चेंज होता है। क्यों? लेंथ तो सेम है उसमें, मास का तो कोई फर्क ही नहीं है, पेंडुलम ही तो होगा वो भी। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, वहां और यहाँ दोनों सिनेरियो में अगर ये सैंड जैसे गिर रही है तो सैंड गिरेगी तो ये खाली हो जाएगा काफी हद तक ऊपर ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा? मास का सेंटर किधर शिफ्ट हो जाएगा? डाउनवर्ड, क्योंकि सैंड नीचे आ गई अब, तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब उसकी लेंथ वहां से वहां तक नहीं लेंगे, अब नीचे खिसक जाएगी, तो लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ रहे नहीं समझ रहे बच्चे? जैसे आप बैठे हुए हो तो आपका मास नीचे कंसेंट्रेटेड है, लेंथ आपसे लेंगे। जब आप खड़े हो गए तो उस झूले का सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इफेक्टिव लेंथ जो होगी, लेंथ जो एक्चुअली कहते हैं जिसको, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मास चेंज हो ना हो बट लेंथ चेंज हो जाती है। लेंथ यहाँ सेंटर से लेते हैं, तब जैसे ये नीचे जाने लग जाएगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो लेंथ पहले यहाँ से यहाँ तक थी अब नीचे आ जाएगी। समझ रहे हो बच्चे? ये इनिशियली अगर लेंथ ये थी यहाँ से लेके सेंटर से लेके, अब फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो लेंथ बढ़ी या घटी? लेंथ बढ़ी तो क्या होगा? लेंथ इंक्रीज होगी, टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट जब ये पूरा खाली हो जाएगा फिर क्या होगा? रुकेगा नहीं, फिर से सेंटर ऑफ मास बीच में ही आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा, तो फिर से टाइम पीरियड पुराना वाला ही हो जाएगा जब ये पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अच्छे सिनेरियो। अब अच्छा इसमें और कैसे क्वेश्चन आते हैं? इसमें कुछ ऐसे बस क्वेश्चन आ जाते हैं, एक पेंडुलम था, जैसे सेकंड्स पेंडुलम है, मान लो मैं अर्थ पे ऑसिलेट करा रहा था तो उसका टाइम पीरियड कितना था? 2 सेकंड। मान लो मैं इस सेकंड पेंडुलम को मून पे ले जाऊं तो अब क्या टाइम पीरियड रहेगा? तो अच्छा हमें कंपैरिजन करना है। क्या करना है? मून पे जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी होती है वो अर्थ के कंपैरिजन में क्या होती है? 1/6 होती है। पता है आप लोगों को? अर्थ को अगर आप जी लेते हो तो g/6। तो हमसे पूछे सेकंड पेंडुलम को मैं मून पे ले गया, क्या टाइम पीरियड होगा? तो टाइम पीरियड अर्थ पे क्या होता है? 2π√L/g। तो यहाँ 2 t की वैल्यू क्या हो जाती है? 2 हो जाती है।
तो अर्थ के लिए अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। वहाँ क्या होगा, टाइम पीरियड को टी डैश ले लेते हैं, 2 पाई की जगह 2 पाई, लेंथ तो सेम ही रही, जी की जगह क्या हो जाएगा जी बाय 6। अब कंपेयर करना है तो क्या टाइम पीरियड होगा, न्यू टाइम पीरियड होगा, तो दोनों का रेशियो निकाल करके टी डैश की वैल्यू हो जाएगी। टी डैश हमने क्या लिया है, टाइम पीरियड एट मून। कोई दिक्कत बच्चों, कंपैरिजन कर सकते हैं। कोई आपको दे दे कि एक प्लैनेट है जिसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ ले गए, तो बताओ क्या टाइम पीरियड हो जाएगा, समझे बच्चे। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमको पेंडुलम में देखने को मिलता है। खत्म।